क्राइम स्टोरी। थाने में बयान। थानेदार ने उस औरत को कानून की पैनी नजरों से देखा, फिर अपने फर्ज की कैंची से उसकी बात बीच में ही काट दी। बोला, सरपंचनी की बच्ची हमें कानून सिखाती है। अबे ओए रामदीन, पकड़ ले इस साली कानून वाली को भी। वैसे भी इस केस में गवाही की जरूरत पड़ेगी, इसका भी बयान साथ ही ले लेंगे। रामदीन के आगे बढ़ते ही औरत के कानून को पंख लग गए। बाद के दृश्य में वह आगे आगे और पीछे पीछे भागता संतरी दिखाई दिया। पूरी कहानी सुनने के लिए आगे बढ़े। हलक में शराब, जिस्म में ताकत और सामने मिमियाती सी बीवी हो तो कौन मर्द होगा जो 2-4 झापड़ ना रसीद करे, 150 गालियों का खजाना ना लुटाए। 2-4 पैग पी के आराम से सो जाना मरगिले शहरी मर्दों को भाता होगा, पर अपने गांव कस्बे में ऐसा कोई करे तो तू ससुरे की औकात पर। भला काहे की मर्दांगी ठहरी की 15 रुपल्ली दारू में उड़ाओ, मुंह कड़वा करो और गिरते पड़ते आ जाओ चुपचाप घर, तो फिर दारू का फायदा क्या है। बंदा जब तक मोहल्ले टोले के लोगों की माँ बहन एक ना करे, अपने दुश्मन को युद्ध के लिए न ललकारे, घर में आकर बीवी बच्चों को 5-7 मर्तबा कूट काट न ले, तब तक मजा ही क्या। अपने कस्बे में मर्द लोगों के दारू पीने का स्टाइल यही है। रामू की गिनती तो अच्छे भले मर्दों में होती है। आज शाम भी वह अपने कुछ गमों को गलत करता, मोहल्ले टोले को प्रसाद बांटता घर पहुंचा तो सामने पड़ गई मूर्ति। बस फिर क्या था, दनादन हाथ चले, लात चले, गालियां चली, यानी जितनी भी चीजें मर्दांगी के लिए जरूरी थी वे सभी चली। उसी अनुपात में मूर्ति की सिसकियां चली, बढ़ते बढ़ते वे चीख पुकार में बदल गईं। जब मूर्ति की चीखों की आवाजों के आगे रामू की गालियों की आवाज दबने लगी तो मर्दों का माथा जो था वह ठनक गया। थोड़ी देर ठनका, फिर खास हिंदुस्तानी स्टाइल में उन्होंने हमें क्या मतलब का नारा लगाया और बैठ गए। पर मूर्ति की चीखों का बाढ़ का पानी उन्हें कुछ ज्यादा ही भिगोने लगा। सो कुछ तो इस पानी से खुद को गीला हो जाने की मजबूरी के कारण और कुछ बाढ़ के स्रोत को जानने की इच्छा से और कुछ बैठे निठल्ले के तमाशे के लिए रामू के घर में प्रवेश कर गए। मर्द लोग घर में समा गए, महिलाओं ने खिड़की दरवाजे खोल लिए, भीड़ का रेला घर में घुसा। सब थे, नन्नू काका, बिलेसुर चाचा, विनोद भैया, सबके सब। भीड़ के मुंह से क्या हुआ का संवेद स्वर वातावरण में गूंजा तो रामू के हाथों को ब्रेक लग गए, मगर गालियों का साभिनय प्रसारण चलता रहा। गालियों के बीच से ही जो बात निकली उसका आशय यह था कि वह यानी रामू सुबह का थका हारा शाम को जरा सा कड़वा पानी क्या पी आया कि मूर्ति उबलने लगी। साली औरत जात की यह मजाल की मर्द के मुंह लगे, सो धर दिए 2-4 हाथ। बस यही जरा सा लफड़ा है। मर्द इस बात पर कतई सहमत थे। वाकई औरतों को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कुछ ने मन ही मन रामू की बहादुरी की प्रशंसा भी की। कुछ ने घर जाने के बाद यह प्रतिक्रिया अपनी पत्नियों को दिखाने की भावी रणनीति पर भी विचार किया। बाकी सब कुछ तो ठीक था। ऐसा तो मोहल्ले टोले में चलता ही रहता है, पर ये मूर्ति इतना काहे चीख चिल्ला रही है।
कुछ बुजुर्गों का ध्यान इस ओर गया कि मूर्ति की आंखों से आंसू और होठों से सिसकियों के अलावा सिर से भी खून जैसा कुछ बह रहा है। सो अब वे कुछ गंभीर हुए। अब तो वाकई कुछ करना था। सो किया गया, बाकायदा किया गया। यानी रामू को खूब डांटा गया। भविष्य में हाथ पैर चलाते समय सिर बचाने की हिदायत दी गई। अभी इधर वह डांट फटकार कार्यक्रम चल ही रहा था कि किसी भली मानुषी ने पड़ोस के मोहल्ले में रहने वाली मूर्ति की मां को खबर दे दी। बुढ़िया घर में अकेली थी, सो अकेली ही दौड़ती चली आई। पीछे पीछे उसकी पड़ोसने भी लग ली। अब कहानी में थोड़ा रोमांच पैदा हो गया। मर्द थोड़ा कम हो चले। डिपार्टमेंट औरतों का था, सो मर्दों की खाली जगह औरतों ने भरनी शुरू कर दी। बुढ़िया ने आते ही रामू को धर लिया। गालियों के समुंदर में ज्वार आ गया। रामू पूरा भीग गया। बुढ़िया गालियां देती रही। रामू सिर झुकाकर सुनता रहा। मूर्ति का खून भी बदस्तूर बहता रहा। वो तो भला हो पड़ोसन का कि उसने देख लिया। उसने पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए बुढ़िया को इशारा कर दिया। बस बुढ़िया माथे पर हाथ मारकर धम से बैठ गई और कुछ यूं बुदबुदाए, हाय राक्षस ने मेरी फूल सी बेटी को मार डाला। अब तो इसे थाना जेल ही कराऊंगी। अब नहीं छोड़ूंगी इसे। पुलिस का नाम सुनते ही बचे खुचे मर्द भी पीछे हो गए। औरतों ने इंदिरा गांधी का राज देखा था। वे डटी रहीं। आगे के दृश्य में सिर्फ इतना जुड़ा। मूर्ति को लेकर खिंचती सी बुढ़िया आगे आगे और पीछे औरतों की भीड़। सबके पास कुछ न कुछ था। बुढ़िया के मुंह में गालियां थीं, मूर्ति के मुंह में कराहट के साथ साथ सिर से बहता खून था और औरतों के पास थी काना फूसियां और अब क्या होगा कैसे, कुछ शाश्वत किस्म के सवाल। थाने के दरवाजे तक आते आते भले भर की महिलाएं तो पतली गली से खिसक ली। अब बस कुछ एक दमदार महिलाएं और पुल्लिंग के नाम पर महज मूर्ति का खिजलाया मरियल कुत्ता भर बचा। बुढ़िया थाने के गेट पर आकर थोड़ा ठिठकी। मूर्ति ने रोने के कार्यक्रम की जगह सिसकने के अभियान पर जोर देना शुरू किया और साथ ही साथ उसने अपने पैरों में रिवर्स गियर लगाना शुरू कर दिया। पर बुढ़िया को उसका युद्ध क्षेत्र से पलायन का प्रयास पसंद नहीं आया। सो बुढ़िया के पीछे लगभग घिसटती हुई मूर्ति को भी आना पड़ा। इन दोनों के पीछे थे, हाय राम अब क्या होगा का आवाज करते हुए 10-12 नारी शरीर। बुढ़िया ने गेट के बाहर खड़ी होकर अंदर के दृश्य का जायजा लिया। थाने का दृश्य काफी मनोहारी था। रात्रि का समय था। बल्ब की रोशनी में मेज के पीछे बैठे थानेदार की मूंछें दूर से नजर आ रही थीं और मूंछों के एन सामने पड़ी सोमरस की बोतल भी। थानेदार की आंखें लाल थीं। मुंह से धुआं निकल रहा था। लगता था कि जड़ से मिटाने के लिए क्राइम की सारी आग वो पी बैठा था, अब सिर्फ धुआं निकाल रहा था। उंगलियों में दबी सिगरेट तो महज एक बहाना थी। थाने के कोने की एक बेंच पर जहां थोड़ी रोशनी कम थी, वहां पहले बोतल दिखाई दी, उसके साथ ही 4 गिलास, 4 जोड़ी हल्की मूछें और उनके नीचे कुछ बीड़ियां। मतलब यहाँ अपराध निवारण का जोर थोड़ा कम था। वैसे भी सिगरेट बीड़ी का अंतर प्रोटोकॉल का सवाल था। इस दृश्य को देखकर बुढ़िया बहुत प्रभावित हुई।
सो उसने गेट पर खड़े संतरी को दीवान जी राम राम की भेंट प्रदान की। संतरी ने पहले बुढ़िया देखी, बुढ़िया के कपड़े देखे, पीछे की भीड़ देखी। इस निरीक्षण से निपटने के बाद उसने पहला काम सवाल दागने का किया, ए बुढ़िया, कहाँ घुसी जा रही है? अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? पता नहीं है ये थाना है और शोर क्यों मचा रही है? साहब का मूड पहले ही खराब है, चल पीछे हट। संतरी के गुड़ से मीठे वचन सुनकर बुढ़िया ने बाकायदा और जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। जल्दी ही बुढ़िया का मकसद पूरा हो गया। अंदर आवाज पहुंच भी गई और बदले में आवाज बाहर भी आ गई। अबे ओ रामकिशन, देख हरामजादे कैसा शोर मच रहा है, साले आराम से काम भी नहीं करने देते। इसी के साथ ही कुछ भारी भरकम आवाजें और आई जिनका मूल उद्देश्य भीड़ की मां बहनों से जुड़कर जातिगत सद्भाव कायम करने का था। संतरी बुढ़िया की चीख पुकार के बीच सुने मतलब के शब्दों को जाकर दरोगा जी को बताया। दरोगा जी ने बचा खुचा काम भी पूरा कर लिया और खाली बोतल को मेज के नीचे रख दिया। इसके बाद संतरी को आंख के इशारे से उन लोगों को अंदर भेजने के लिए कहा। फिर क्या था, अब तो बुढ़िया में हिम्मत आ गई। सो वह मूर्ति को घसीटते हुए सीधी दरोगा जी के दरबार में हाजिर हुई। अंदर जाकर उसने दरोगा जी को बता दिया कि उसे अपने दामाद के खिलाफ रपट लिखानी है, जो उसकी बेटी को रोज मारता है। 2-4 थप्पड़ होते तो कोई बात नहीं थी, मगर आज तो उसने उसका सिर ही खिला दिया है। दरोगा जी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। उसके बाद पहले बुढ़िया का परीक्षण किया, फिर मूर्ति का। मूर्ति में उन्हें काफी संभावनाएं नजर आईं। साथ ही माथे पर लगी चोट और उससे बहता खून भी दिख गया। बहते खून को देखकर उनकी संवेदना भी बहने का अभ्यास करने लगी। उनका फर्ज गर्म होकर चिल्लाया, साली बुढ़िया, इसकी पट्टी क्या तेरा बाप कराएगा? ले आते हैं हाथ पैर तोड़कर, जैसे सरकार ने इनकी मरहम पट्टी कराने का ठेका ले रखा है। ए दीवान जी, पकड़ो इस बुढ़िया को, इसके पास पैसे होंगे। बुढ़िया को शायद पुलिस से ऐसे ऊंचे किस्म के स्वागत सत्कार की आशा नहीं थी, सो वह पीछे हटी। मगर दीवान जी को तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। उन्होंने बुढ़िया के हाथ से पैसों का रुमाल छीनने की कोशिश की। बुढ़िया ने काफी शोर शराबा किया, पिलपिले स्वर में बार बार रिकॉर्ड बजाया कि रुमाल में 70-80 रुपये हैं, पट्टी तो 10 रुपये में हो जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन दीवान जी पुलिस की पुरानी नौकरी में थे, ऐसे मसले देखना उनकी रोज की आदत में शुमार था। सो वे दोनों हाथ प्रयोग में लाए। एक हाथ से बुढ़िया का रुमाल छीना, दूसरे हाथ से रुपयों की रसीद उसके मुंह पर लगा दी। इसके बाद उनके शरीर के बाकी अंग, विशेष रूप से पैर, सक्रिय हो गए और एन दरोगा की सीट के पास जाकर रुके। दरोगा के मुंह से बोल फूटे, कितने हैं? हजूर 70। शायद दीवान जी की जुबान लड़खड़ा गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले पूरे 80 गिने थे। ठीक है, एक हाफ ले आ अरिस्टोक्रेट का और थोड़ा नमकीन भी। इन सालों के चक्कर में सारी उतर गई, दरोगा जी उवाचे बोले। इसके बाद दीवान जी फिर गेट की ओर जाते दिखाई दिए।
बुढ़िया अब फिर चीखने चिल्लाने लगी, हजूर पैसे तो ले लिए, अब तो इसकी पट्टी कराइए और उस रामू के बच्चे को तो जेल में बंद कराइए। दरोगा जी को कानून के काम में दखल देने वाले लोग कभी पसंद नहीं रहे, सो उनकी आवाज में कानून चीख पड़ा, हरामजादी, 70 रुपये में दामाद को जेल कराएगी। फिर थोड़ा सांस लेने को रुके। इसी अंतराल में उन्हें मूर्ति के प्रति उन्हें अपना कर्तव्य याद आया, सो इस बार उनके मुख से सीधा कर्तव्य निकला, इस लड़की की यहीं छोड़ जा, इसकी मरहम पट्टी कराएंगे, इसकी जांच होगी, इसका बयान लिया जाएगा, तभी इसका घर वाला गिरफ्तार होगा। जा अब और सुबह से पहले यहाँ दिखाई मत दियो, वरना टांग तोड़ दूंगा। बुढ़िया को सांप सूंघने की कहावत चरितार्थ करने का मौका मिल गया। कहावत के चरितार्थ होने के बाद ही वो चीखी, नहीं हुजूर, माई बाप, हम पट्टी अपने आप करा लेंगे, हमें अब जाने दीजिए। ऐसा भला कौन सा दरोगा होगा जो अपने कर्तव्य की राह में रोड़े अटकने दे। सो वे कड़क कर बोले, क्यों, अब नहीं लिखानी रपट, अब नहीं कराना अपने दामाद को अंदर, खैर समझ रखा है कानून को, तेरे कहने पर जिसे चाहे अंदर कर दूं, जिसे चाहे बाहर। अब ये औरत तो सुबह जांच पूरी होने के बाद ही वापस जाएगी, समझी? चल भाग यहाँ से, कानून को अपना काम करने दे। दरोगा के कर्तव्य से भीगे वचन सुनकर बुढ़िया रोने लगी। सिर का खून मूर्ति की आंखों में भी उतर आया। बुढ़िया के साथ की औरतें भी खुसुर पुसुर करने लगी। एक दमदार सी औरत इस पर दरोगा से चिरौरी करने लगी, हुजूर, हमसे गलती हो गई, हम अब कभी थाने नहीं आएंगे, अब इस बुढ़िया को माफ कर दीजिए और मूर्ति को छोड़ दीजिए। एक और की जुबान खुली, ऐसा किस कानून में लिखा है कि जो रपट लिखाने आए उसे ही रोक लें? हुजूर, ये औरत है, अगर रात भर ये थाने में रही तो इसकी इज्जत क्या रहेगी? थानेदार ने उस औरत को कानून की पैनी नजरों से देखा, फिर अपने फर्ज की कैंची से उसकी बात बीच में ही काट दी। बोला, सरपंचनी की बच्ची हमें कानून सिखाती है, अबे ओए रामदीन, पकड़ ले इस साली कानून वाली को भी। वैसे भी इस केस में गवाही की जरूरत पड़ेगी, इसका भी बयान साथ ही ले लेंगे। रामदीन के आगे बढ़ते ही औरत के कानून को पंख लग गए। बाद के दृश्य में वह आगे आगे और पीछे पीछे भागता संतरी दिखाई दिया। संतरी के पीछे बाकी औरतें भी कानून के पंजे से निकल गई। अब बुढ़िया अकेली रह गई। आगे के दृश्य में बुढ़िया ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। थानेदार को पैंट की क्रीज बिगड़ने का खतरा लगा, सो उसने बुढ़िया को 2 लात जमाकर पैंट के खाकीपन की लाज रख ली। थानेदार जी को अकेले कर्तव्य पालन करते देख संतरी को अपने हिस्से का फर्ज याद आ गया, सो वह बुढ़िया को धकियाते हुए गेट के बाहर तक छोड़ आया। दरोगाजी का बच्चा काम अब शुरू होने वाला था। उसकी मेज पर एरिस्टोक्रेट का अगधा लग चुका था, सो उन्होंने हाफ और 4 अंडे की भुजिया निपटाई। उसकी पावती के रूप में डकार देने के बाद वह अंदर कमरे की ओर बढ़ गए। वहां कमरे में 2 सिपाही मिलकर मूर्ति को बयान देने को तैयार कर रहे थे, मगर मूर्ति थी कि बयान देने के नाम पर चीख चिल्ला रही थी।
सो उसके मुंह में उसकी साड़ी का पल्लू ठूंस दिया गया। दरोगाजी को अफसोस था कि लोग कानून को सहयोग नहीं करते, पर उसे तो इस असहयोग के बाद भी कानून का काम करना था। सो वरिष्ठता क्रम में पहले उसने मूर्ति का बयान लिया, उसके बाद दीवान जी और सबसे बाद में सिपाहियों का बयान लेने का नंबर आया। रात भर मूर्ति का बयान चलता रहा। मूर्ति के सिर से खून बहता रहा। मूर्ति के सिर की मरहम पट्टी कानूनन हो भी नहीं सकती थी। आखिर सबूत को नष्ट कैसे किया जा सकता था? बयान देते देते सुबह तक मूर्ति नहीं रही, सिर्फ सबूत रहे। उन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने मूर्ति के पति को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के अखबारों में एक खबर छपी कि शराब के नशे में रामू नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी मूर्ति का खून कर दिया। पति घटनास्थल से ही गिरफ्तार। बाकी खबर में पुलिस की कार्यकुशलता की तारीफ छपी थी। आखिर पुलिस ने इतने कम समय में इतनी मेहनत से कातिल को पकड़ जो लिया था। इस बार कानून के घर में न देर थी न अंधेर। The end. Like, share, subscribe. मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरी क्राइम स्टोरी वीडियो थाने में बयान तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ मित्रों, बेल आइकॉन जरूर दबाकर आल पर जरूर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।